दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के बहुत ही मशहूर नॉवल द लॉस्ट सिंबल का छठा भाग। इससे पहले के 5 भाग अभी तक अगर आपने नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं द लॉस्ट सिंबल का छठा भाग। अध्याय 77। मलाख की ये याद हमेशा इसी तरह से शुरू होती थी। वो गिर रहा है पीछे की तरफ, बहुत ऊंचाई से, किसी गहरी घाटी में जहां एक बर्फीली नदी बह रही है। वो उसकी तलहटी में गिरता ही जा रहा है। ऊपर से पीटर सोलोमन की निष्ठुर भूरी आंखें हैंडगन की नली से नीचे की तरफ देख रही हैं। अचानक वो नीचे गिरा और ऊपर की दुनिया की सारी चीजें दिखनी बंद हो गईं। झरने के चारों तरफ से उठती धुंध ने उसे घेर लिया और सब कुछ आंखों से ओझल हो गया। उसके फेफड़े हवा के लिए बेचैन थे, लेकिन ठंड में उसकी छाती की मांसपेशियां इतनी तेजी से सिकुड़ गईं कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो बर्फ के भीतर था। पानी की तेज धार की वजह से झरने के पास बर्फ की परत पतली थी। एंड्रॉस उसे फाड़कर अंदर घुस गया था। अब वो नदी के बहाव में नीचे की तरफ जा रहा था। उसके ऊपर पारदर्शी बर्फ की एक छत सी थी। बाहर निकलने के लिए उसने बर्फ के भीतरी हिस्से को अपने नाखून से कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसे पांव जमाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। नदी की धारा तेज होती जा रही थी। नदी के एक मोड़ पर उसे जैसे किसी ने उछालकर इधर से उधर कर दिया। उसका शरीर ऑक्सीजन के लिए बेचैन हो रहा था। अचानक वो पेड़ की टहनियों में उलझ गया। शायद कोई पेड़ नदी में गिर गया था जिसकी टहनियां वहां पड़ी थीं। उसने टहनी को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन की तरफ आने की कोशिश करने लगा। वो उस जगह को ढूंढ रहा था जहां से ये टहनी बर्फ को चीर कर बाहर आई थी। उसकी उंगलियों ने उस जगह को महसूस किया जो टहनी को चारों तरफ से घेरे हुई थी। उसने छेद को बड़ा करने के लिए उसके किनारों को खींचना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, और फिर छेद धीरे धीरे बड़ा होने लगा, कई इंच बड़ा। अपने आप को टहनी के साथ टिकाकर उसने अपना सिर घुमाया और मुंह को उस छोटे से छेद के साथ सटा दिया। अचानक मिली इस ऑक्सीजन ने उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी। पेड़ के तने पर अपने पांव टिकाकर अपनी पीठ और कंधों को जोर से उसने ऊपर की तरफ धक्का दिया। पानी में गिरे पेड़ की चारों तरफ टहनियों और दूसरी चीजों की वजह से बर्फ की सतह पहले ही कमजोर हो चुकी थी। जब उसने अपने ताकतवर पैरों से पेड़ के तने को धक्का दिया तो उसका सिर और कंधे बर्फ को चीरकर बाहर निकल आए। न जाने कितने समय तक ऐसे ही कोशिश करते रहने के बाद आखिरकार वो पूरी तरह से पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब वो बेहोश होकर बर्फ पर पड़ा था। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपना स्की मास्क खींचकर निकाल दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। लड़खड़ाते हुए वो जब जंगल की तरफ गया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो कितनी दूर आ चुका था। जंगल से बाहर आकर वो सामने से जा रही सड़क के साथ बने बांध पर आ गया। वो बदहवास हालत में था और ठंड उसके शरीर को नाकाम करती जा रही थी। बर्फ का गिरना और भी तेज हो चुका था। दूर से उसे किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। एंड्रॉस उसे देखकर बेतहाशा अपने हाथ हिलाने लगा। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखकर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। उस पर वर्मोंट का नंबर प्लेट लगा हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी कूदकर बाहर निकला। एंड्रॉस लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। किसी शिकारी ने मुझे गोली मार दी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ट्रक की पैसेंजर सीट पर बिठा लिया और हीटर चालू कर दिया। एंड्रॉस ने दक्षिण की तरफ इशारा किया। यहाँ से अगले एग्जिट पर ले लो। उसके अगले दिन पता चला कि वर्मोंट में रहने वाला वो आदमी लापता हो चुका था। किसी को ये पता नहीं चला कि वर्मोंट से शुरू हुई यात्रा के दौरान तेज तूफान में वो कहाँ गायब हो गया था, और ना ही लोगों ने उसकी गुमशुदगी को इसाबेल सोलोमन की हत्या से जोड़कर देखा, जो अखबारों में दूसरे दिन की सुर्खियों में था। जब एंड्रॉस की नींद खुली तो उसने पाया कि वो एक सस्ते से मोटेल के सुनसान कमरे की चारपाई पर लेटा था। उसे पूरे सीजन के लिए बुक किया गया था। उसे याद आया कि वो जबरदस्ती वहां अंदर घुसा था और फिर उसने बेडशीट को फाड़कर अपने घाव पर पट्टी की थी। इसके बाद वो पतले से बिस्तर में किसी तरह से घुसकर लेट गया था जहां बदबूदार कंबलों का एक ढेर रखा था। वो भूख से तड़प रहा था। लंगड़ाते हुए वो बाथरूम में पहुंचा जहां सिंक में उसे खून में सनी चिड़ियों को मारने वाली गोलियां दिखाई पड़ी। उसे हल्की सी याद थी कि उसने इन्हें खुद अपनी छाती से बाहर निकाला था। उसने गंदे से आईने पर एक नज़र डाली और घाव को देखने के लिए अनमने ढंग से अपनी पट्टियां हटाईं। उसकी छाती और पेट की कठोर मांसपेशियों के कारण चिड़ियों को मारने वाली गोली ज्यादा अंदर तक नहीं गई थी, लेकिन कभी पूर्ण रहा उसका शरीर आज घावों से बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रहा था।
पीटर सोलोमन की चलाई हुई एक गोली उसके कंधों को चीरती हुई आर पार चली गई थी, जिसकी वजह से वहां खून से सना एक गड्ढा दिख रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस चीज के लिए एंड्रोस इतनी दूर से आया था, वो पिरामिड उसे हासिल नहीं हुआ था। वो बाहर खड़े उस ट्रक के पास खाने की कोई चीज पाने की उम्मीद में पहुंचा। वो पिकअप अब बर्फ से ढक चुका था। एंड्रोस याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो कितनी देर तक इस मोटेल में सोता रहा था। सामने वाली सीट पर उसे खाने की कोई चीज नहीं मिली, लेकिन गठिया का दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल करने वाली कुछ दवाइयां उसे दिखाई दी। उसने एक मुट्ठी दवा ली और बर्फ के साथ उनको निगल गया। कुछ घंटे बाद पुराने मोटेल के पीछे से जो पिकअप ट्रक बाहर निकला, वो 2 दिन पहले यहाँ पहुंचे पिकअप ट्रक से एकदम अलग दिख रहा था। कैप गायब हो चुका था। हब कैप का भी पता नहीं था। बम्पर स्टिकर और पूरा ट्रिम गायब थे। वर्मोंट की नंबर प्लेट भी बदल चुकी थी। उसकी जगह मोटेल में कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक पुराने मेंटेनेंस ट्रक की नंबर प्लेट ने ले ली थी। इसी डंपस्टर में उसने खून से सनी चादर, चिड़ियों को मारने वाली गोलियां और दूसरे सबूत फेंके थे, जिनसे ये पता चल सकता था कि वो कभी इस होटल में आया था। एंड्रोस ने पिरामिड की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अभी उसे इंतजार करना था। उसे छिपने और घावों को ठीक होने देने के लिए कोई जगह चाहिए थी, और सबसे पहले कुछ खाने को चाहिए था। उसे सड़क के किनारे एक ढाबा मिला, जहां उसने जमकर अंडे, सुअर का मांस, भुना हुआ आलू और कुछ चीज़ खाया और 3 ग्लास संतरे का जूस पिया। खाने के बाद उसने अपने साथ ले जाने के लिए और भी खाने का ऑर्डर दिया। सड़क पर वापस आने के बाद उसने ट्रक के पुराने रेडियो को चालू कर दिया। इस कठोर परीक्षा के शुरू होने के बाद से उसने अभी तक टेलीविज़न या अखबार नहीं देखा था। आखिर जब उसे एक लोकल खबरों वाले स्टेशन को सुनने का मौका मिला, तो खबर सुनकर वो चौंक पड़ा। न्यूज़ पढ़ने वाला कह रहा था, FBI के जांचकर्ता उस हथियारबंद घुसपैठिए की तलाश कर रहे हैं जिसने 2 दिन पहले इसाबेल सोलोमन की उनकी पोटोमैक वाली हवेली में हत्या कर दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि हत्यारा बर्फ में धंसकर नीचे चला गया था और समुद्र में बह गया था। एंड्रोस अपनी सीट पर जैसे जम गया। इसाबेल सोलोमन की हत्या? वो हैरान होकर ट्रक चलाता रहा और पूरी खबर सुनता रहा। अब इस जगह से बहुत दूर जाने का वक्त आ गया था। अपार्टमेंट के ऊपर वाले पश्चिमी भाग में सेंट्रल पार्क का बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता था। एंड्रोस ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि खिड़की के बाहर की हरियाली उसे अपने खोए हुए घर की याद दिलाती थी। वो जानता था कि जिंदा बचे होने के लिए उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं था। खालीपन ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। उसका दिमाग बार बार पीटर सोलोमन के पिरामिड को चुराने की कोशिश के बारे में सोचने लगता। उसने मैसनों के पिरामिड की कहानी के बारे में रिसर्च करते हुए कई घंटे बिताए थे। वैसे कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं था कि ये पिरामिड वास्तविक है, लेकिन इस बात से सभी लोग सहमत थे कि उससे ज्ञान और शक्ति का अपार भंडार हासिल हो सकता था। मैसनों का पिरामिड एक हकीकत थी और उसे जो जानकारी मिली थी उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। किस्मत ने पिरामिड को एकदम उसकी पहुंच के करीब ला दिया था। उसे पता था कि उसे नज़रअंदाज करने का मतलब था जैसे जीती हुई लॉटरी के टिकट को कभी पैसे में तब्दील नहीं करना। महीनों बीत चुके थे, उसके घाव अब भर चुके थे, लेकिन एंड्रोस अब वो मास्टरपीस दिखने वाला ग्रीस का निवासी नहीं रह गया था। उसने कसरत करना छोड़ दिया था और उसे लगता था कि अब उसके शरीर पर उम्र का असर भी दिखाई देने लगा था। कभी बेदाग और पूर्ण रही उसकी स्किन पर अब घावों के अनगिनत निशान भरे पड़े थे। उनको देखकर वो और भी निराशा से भर जाता। कभी कभी उसे लगता था कि वो उसी जिंदगी में वापस लौट रहा था जिनकी वजह से उसे सौगानलिक जेल जाना पड़ा था। धीरे धीरे उसने नशीली दवाएं भी फिर से लेना शुरू कर दिया। एक रात वो ग्रीनिच गांव में जिस आदमी से नशीली दवाइयां खरीद रहा था, उसके हाथ के सामने का हिस्सा एक लंबे बिजली की कड़क जैसे टैटू से भरा था। एंड्रोस ने उससे उसके बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वो टैटू कार एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ पर बने घाव के निशानों को छुपाने में उसकी मदद करता है, और उसकी इस बात से एंड्रोस को भी समझ में आ गया कि उसे आगे क्या करना है। उसी रात नशीली दवाओं के असर में डूबा वो एक लोकल टैटू पार्लर में गया। अपनी शर्ट खोलकर दिखाते हुए उसने टैटू बनाने वाले से कहा, मुझे इन सारे निशानों को छिपाना है। मैं अपने शरीर पर अपना कंट्रोल फिर से वापस पाना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना चाहता हूँ। आर्टिस्ट ने अपना सिर हिलाया और उसे एक पैम्फलेट पकड़ा दिया जिसमें टैटू बनाने की प्राचीन और ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख था। फिर उसने कहा, ये सारे डिज़ाइन हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लो और जब तुम तैयार हो जाओ तब वापस आ जाना।
एंड्रॉस को पता चला कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में टैटूज के बारे में 55 किताबें मौजूद थीं। एक हफ्ते के अंदर वो सारी किताबें पढ़ गया। टैटूओं के बारे में लिखी इन किताबों ने उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। वो जितना ज्यादा उनको पढ़ता उतना उसे समझ में आता कि इससे पहले वो कितना अंधा था। उसने अपने दिमाग में आने वाले विचारों, स्केचों और अजीबोगरीब सपनों को एक कॉपी में लिखना शुरू कर दिया। जब उसे अपने काम की कोई किताब लाइब्रेरी में नहीं मिलती तो वो दुर्लभ किताबों का बिजनेस करने वाले लोगों को पैसा देकर धरती पर मिलने वाली कुछ सबसे गुप्त विद्या से संबंधित किताबों को मंगवाकर पढ़ने लगा। अब उसे और भी पक्का यकीन हो गया था कि दुनिया में अभी और भी बहुत सारे खजाने हैं जिनको वो पा सकता है। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो इंसान की समझ से आज भी परे हैं। फिर उसका परिचय हुआ एलिस्टर क्राउली के लेखन से, जो 1900 के शुरुआती दशक के रहस्यवादी थे। उनको चर्च दुनिया का सबसे शैतान इंसान मानता था। महान दिमागों से साधारण दिमाग वाले लोगों को हमेशा ही डर लगता आया है। एंड्रॉस ने अनुष्ठानों और मंत्र जाप के महत्व को समझा। उसे पता लगा कि पवित्र शब्दों को सही ढंग से सही समय पर बोलने पर वो दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने का काम कर सकते हैं। इस दुनिया के पीछे भी एक और दुनिया है, ऐसी दुनिया जिससे वो शक्ति ग्रहण कर सकता था, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों और कामों को पूरा करना जरूरी था। एलिस्टर क्राउली जैसे लोग जो इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, समय के साथ इसमें एक्सपर्ट हो चुके थे। इनके प्रयोग के द्वारा वो अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके थे। एंड्रॉस भी उन्हीं की तरह अपना कायाकल्प करना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा करने के लिए उसे एक खतरनाक पुल के उस पार जाना होगा। रोशनी को अंधेरे से अलग करने वाली चीज सिर्फ रक्त होती है। एक रात कोई कौवा एंड्रॉस के खुले बाथरूम की खिड़की से उड़कर उसके अपार्टमेंट में फंस गया। एंड्रॉस ने कुछ देर तक उसे अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखा और अंत में वो रुक गया। शायद उसने मान लिया था कि अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड्रॉस ने संकेतों को समझने के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। उसे लगा कि उसे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कौवे को अपने एक हाथ में पकड़कर वो अपनी रसोई में गया, जहां उसने एक अस्थायी वेदी बना रखी थी। फिर उसने एक धार वाला चाकू उठाया और एक मंत्र पढ़ने लगा जिसे उसने पहले से ही याद कर रखा था। कैमेक, ईमिया, ईमियल, मैकबल, इमोई, जजीन। फिर उसने अपना चाकू नीचे किया और बड़ी ही सावधानी से डरे हुए पंछी के दाहिने पंख की नस को काट दिया। कौवे के शरीर से खून निकलने लगा। ये खून मेटल के एक बर्तन में जमा हो रहा था। उसने अपना काम जारी रखा। ऑलमाइटी एडोनाई, एराथ्रोन, अशाई, एलोहिम, एलियन, आशर, ईडी, शडाई, हे सर्वशक्तिमान मेरी मदद करो ताकि इस रक्त में वो शक्ति और सामर्थ्य पैदा हो जो मेरी सारी इच्छाओं और मांगों को पूरा कर पाए। उस रात उसने सपने में चिड़ियों को देखा। एक बहुत ही बड़े आकार का फीनिक्स जो धधकती आग से बाहर आ रहा था। अगली सुबह उसे अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी का अनुभव हुआ जो बचपन के बाद से कभी नहीं हुआ था। वो दौड़ने के लिए पार्क में गया। वो अपनी कल्पना से भी ज्यादा तेज और ज्यादा दूरी तक दौड़ा। वो रुककर दंड बैठक और तरह तरह के आसन करने लगा, न जाने कितनी बार। इसके बाद भी उसके अंदर एनर्जी बची रही। उस रात उसने दोबारा फीनिक्स का सपना देखा। सेंट्रल पार्क में अब पतझड़ का मौसम आ चुका था। जंगली पशु पक्षी खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। एंड्रॉस को सर्दियों का मौसम अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उसके बड़ी चालाकी से छुपाए गए जाल में जिंदा चूहों और गिलहरियों की भरमार थी। वो अपने कंधे पर टंगे झोले में टांग कर उनको घर ले जाता था। अब वो और भी जटिल किस्म के अनुष्ठान करने लगा था। खून के प्रयोग से किए जाने वाले इन अनुष्ठानों से उसके अंदर प्राण शक्ति का संचार होता था। वो हर दिन अपने आप को और भी जवान महसूस करने लगा था। वो दिन रात पढ़ता रहता। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे रूप में बदलता जा रहा था, पहले से ज्यादा महान, ज्यादा पवित्र और ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन उसे अभी और भी आगे जाना था। आखिरकार जब उसने जॉन मिल्टन की किताब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी, तब जाकर उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाग्य को देखा। उस महान देवदूत के बारे में पढ़ा जिसका पतन हो गया था, योद्धा राक्षस जो प्रकाश के खिलाफ लड़ता था, बहादुर जिसको देवदूत मलॉक कहते थे, और इसीलिए उसने अपना नाम एंड्रॉस से बदलकर मलाख रख लिया। दूसरे बड़े परिवर्तनों और कायाकल्पों की तरह उसके कायाकल्प की शुरुआत भी बलि से होगी, लेकिन चूहों और चिड़ियों की बलि से नहीं। इसके लिए उसे एक सच्ची बलि चाहिए थी।
और फिर अचानक उसके अंदर स्पष्टता का एक ऐसा भाव पैदा हुआ जैसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लगातार 3 दिनों तक वो एक बहुत बड़े कागज के ऊपर कुछ चित्र बनाता रहा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसके सामने एक ब्लूप्रिंट था। उसने इस आदम का स्केच को अपनी दीवार पर टांग दिया और उसे ऐसे निहारने लगा जैसे ये कोई आईना हो। अगले दिन वो इस तस्वीर को लेकर टैटू पार्लर पहुंच गया। अब वो पूरी तरह से तैयार था। अध्याय 78। जॉर्ज वॉशिंगटन मैसोनिक मेमोरियल अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया की शूटर पहाड़ी पर बना है। इसके अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन की कांसे की एक विशाल मूर्ति रखी है। इसमें उन्होंने पूरे तामझाम के साथ मैसनों वाली पोशाक पहन रखी है। इसके साथ ही वो असली करनी भी यहाँ रखी गई है जिसका इस्तेमाल उन्होंने कैपिटॉल बिल्डिंग की नींव रखने के लिए किया था। एजेंट सिम्किंस का हेलीकॉप्टर उसी के साइड में उतर गया। वो और उसके साथी तेजी से निकलकर किंग स्ट्रीट स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। ये स्टेशन सिम्किंस के अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर ब्लू, येलो, एमट्रैक जैसी कई लाइनों से गाड़ियां आती जाती थीं। सिम्किंस दौड़कर दीवार पर बने सबवे के नक्शे पर फ्रीडम प्लाजा और उस जगह को सीधी जाने वाली लाइन को ढूंढने लगा। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को बताया, ये ब्लू लाइन है, दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ियों का प्लेटफॉर्म, वहीं उतरो और लोगों को इवैक्यूएट करो। फिर उसने गाड़ियों के टाइम का हिसाब लगाया। अगली गाड़ी लैंगडन वाली ही गाड़ी होनी थी। दूसरी तरफ तेजी से चल रही सबवे ट्रेन के अंदर कैथरीन परेशान होकर इधर उधर पहलू बदल रही थी। ऊपर जल रही तेज रोशनी से उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। लैंगडन उसकी बगल में बैठा चमड़े के थैले को सूनी नजरों से घूर रहा था। उसकी पलकें भी नींद से बोझिल हो रही थीं। कैथरीन पुलिस को फोन करके जानने के लिए बेचैन थी कि उन्हें कोलोरामा हाइट्स वाले मकान में कुछ मिला या नहीं, लेकिन ना तो अब उनके पास फोन था और ना ही इस समय वो अधिकारियों से संपर्क करने की स्थिति में थे। उसने सबवे के नक्शे को देखते हुए कहा, हमें अगले स्टॉप पर उतरना है। हाँ जानता हूँ, रॉबर्ट ने कहा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ आने के बाद कोई ऐसी वैसी घटना ना घटे। टर्नर सिम्किंस जब तक अपने लोगों से मिलने प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब तक उसे पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था। 2 मिनट के बाद ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर रुक गई। सिम्किंस ने सबसे पहले कंडक्टर को आदेश दिया कि किसी भी सवारी को ट्रेन से नीचे ना उतरने दिया जाए। फिर वो और उसके आदमी सारे डिब्बों की तलाशी लेने लगे। वो बंद ट्रेन के अंदर एक एक डिब्बे से होते हुए पीछे की तरफ जाने लगे। ट्रेन में बहुत ही कम पैसेंजर थे। पूरी ट्रेन के एक एक डिब्बे को खंगालने में उन्हें मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा। लेकिन ये क्या, लैंगडन और कैथरीन पूरी ट्रेन के किसी भी डिब्बे में मौजूद नहीं थे। सिम्किंस हैरानी से मुंह बाए सोच रहा था कि आखिर वो गायब कहाँ हो गए। अध्याय 79। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया से 8 मील उत्तर की दिशा में रॉबर्ट और कैथरीन बर्फ की चादर से ढके एक विशाल लॉन को पार कर रहे थे। लैंगडन कैथरीन के तेज दिमाग और टाइम के हिसाब से सोच पाने की क्षमता से काफी प्रभावित दिखाई दे रहा था। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था कैथरीन, आज वाकई तुमने बचा दिया, वरना फंस ही गए थे हम तो। असल में लैंगडन पहले तो टैक्सी में कैथरीन की अचानक शुरू हुई हरकतों को समझ नहीं पा रहा था। बिना कुछ बताए उसने कहा था कि उनको फ्रीडम प्लाजा जाना चाहिए। इसके पीछे उसके दिमाग में किसी यहूदी स्टार और अमेरिका की ग्रेट सील के बारे में अचानक पैदा हुआ कोई ख्याल था। उसने डॉलर के नोट पर एक जाने पहचाने षड्यंत्र से संबंधित तस्वीर को बनाया और फिर लैंगडन को उस जगह देखने के लिए जिद करने लगी जिस तरफ वो इशारा कर रही थी। काफी देर बाद जाकर लैंगडन को समझ में आया कि कैथरीन दरअसल डॉलर के नोट की तरफ नहीं बल्कि एक छोटे से इंडिकेटर बल्ब की तरफ दिखा रही थी जिस पर इतनी धूल जमी थी कि वो जल्दी से नजर नहीं आ रहा था। उसने जब आगे झुककर उसे देखा तो पाया कि वो बल्ब चमक रहा था। उसके नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था इंटरकॉम ऑन। हैरान होकर लैंगडन ने कैथरीन की तरफ मुड़कर देखा। उसकी परेशान आंखें उससे आगे की सीट की तरफ देखने को कह रही थीं। उसने कैथरीन की बात मानकर चुपके चुपके डिवाइडर के पार नजर डाली। कैब ड्राइवर का फोन डैशबोर्ड पर खोल कर रखा हुआ था और उसकी रोशनी जल रही थी। वो इंटरकॉम के स्पीकर के ऐन सामने रखा हुआ था और अगले ही पल लैंगडन को कैथरीन की हरकतों का अर्थ समझ में आ गया था। लैंगडन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितनी देर में उनकी टैक्सी को रोककर घेर लिया जाएगा, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसे जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। वो तुरंत कैथरीन के प्लान में शामिल हो गया। फ्रीडम प्लाजा जाने की योजना का पिरामिड से असल में कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक इस बात से था कि मेट्रो सेंटर
एक बड़ा सबवे स्टेशन था जहां से वो रेड, ब्लू या ऑरेंज लाइन लेकर 6 में से किसी भी एक दिशा में जा सकते थे। फ्रीडम प्लाजा में पहुंचते ही वो टैक्सी से कूदकर बाहर आ गए। अब लैंगडन की बारी थी। उसने अपनी तरफ से जानबूझकर कुछ नई हरकतें की ताकि अलेक्जेंड्रिया के मेसन मेमोरियल का सुराग वहां पर छूट जाए। फिर वो भागते हुए सबवे स्टेशन में चले गए। ब्लू लाइन प्लेटफॉर्म को पार करके वो सीधे रेड लाइन की तरफ गए, जहां उन्होंने उल्टी दिशा में मेट्रो पकड़ ली। उत्तर की तरफ टेनली टाउन की तरफ उन्होंने 6 स्टेशन पार किए और अब वो एक बिल्कुल अकेले से संभ्रांत और शांत इलाके में पहुंच गए थे। उनकी मंजिल थी वहां की सबसे ऊंची इमारत। वहां आसपास कई मील दूर तक वैसी दूसरी कोई इमारत नहीं थी। अब कैथरीन के शब्दों में वो दोनों ऑफ ग्रिड हो चुके थे। भीगी घास पर पैदल चलते हुए वो तेजी से अंदर जा रहे थे। उनके दाहिनी तरफ एक फूलबाड़ी बनी हुई थी जो अपने प्राचीन काल के गुलाब के पौधों और शैडो हाउस के लिए मशहूर थी। फूलबाड़ी से आगे एक भव्य इमारत थी जहां उन्हें बुलाया गया था। ये पनाहगाह, जहां सिनाई पहाड़ के 10 पत्थर थे, जिनमें से एक सीधे स्वर्ग से आया था और एक में ल्यूक के पिता का काला चेहरा दिखाई देता था। ये वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल था। कई सालों के बाद यहाँ आने से लैंगडन को अपने अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। कैथरीन ने बेल टॉवर को देखते हुए उससे पूछा, रॉबर्ट, क्या इस कैथीड्रल में वाकई सिनाई की पहाड़ी की 10 चट्टानें हैं? हाँ कैथरीन, ये मेन वेदी के पास हैं। ये उन 10 कमांडमेंट्स को सिंबॉलिक रूप से दिखाती हैं जो मूसा ने सिनाई के पहाड़ से लोगों को सुनाया था। अच्छा, और क्या यहाँ चांद से आई चट्टान भी है? हाँ, स्टेन्ड ग्लास की बनी एक खिड़की को अंतरिक्ष की खिड़की कहते हैं। इसमें चांद से आई हुई चट्टान का एक टुकड़ा गूंथा हुआ है। वो तो ठीक है रॉबर्ट, लेकिन आखिरी चीज के बारे में तुम वाकई सीरियस नहीं हो सकते। डार्थ वेडर की तस्वीर, क्या वो भी यहाँ पर है? लैंगडन मुस्कुरा दिया। ल्यूक स्काईवॉकर का काला पिता, बिल्कुल। वेडर नेशनल कैथीड्रल की विकृत दिखने वाली तस्वीरों यानी ग्रोटेस्क्स में इसकी गिनती होती है, जो काफी फेमस है। रात में उसे देखना मुश्किल है, लेकिन वो वहां पर है। लेकिन वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में डार्थ वेडर आखिर क्या कर रहा है रॉबर्ट? बच्चों के लिए ग्रोटेस्क बनाने की एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें शैतान का चेहरा दिखाया गया है। डार्थ इसमें विजयी हुआ था। अब तक वो लोग मेन गेट की भव्य सीढ़ियों के पास पहुंच गए थे जो 80 फुट के आर्चवे में बनी थी। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने पर सामने लकड़ी का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उसी के साथ किसी की कमजोर सी आवाज आई और दरवाजा खुल गया। सामने एक बुजुर्ग का झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने पादरियों वाली पोशाक पहन रखी थी। उसकी आंखें अपारदर्शी थीं और सफ़ेद, जो उनको सूने ढंग से घूर रही थीं। रॉबर्ट ने जवाब दिया। रॉबर्ट ने कहा, मेरा नाम रॉबर्ट लैंगडन है सर। कैथरीन सोलोमन और मैं पनाह की तलाश में यहाँ आए हैं। अंधे आदमी ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अध्याय 80। वॉरेन बेलामी को अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। द जंगल के अंदर डायरेक्टर साटो के पास अभी अभी किसी फील्ड एजेंट का फोन आया था, जिसे सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला हो गई थी। अब ये तुमने क्या किया? जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर निकालो। गुस्से में पैर पटकते हुए वो बेलामी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मिस्टर बेलामी, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पता है कि रॉबर्ट लैंगडन कहाँ गया है? प्लीज बताइए मुझे। माफ कीजिए डायरेक्टर, मुझे पता तो बहुत कुछ है, लेकिन बताऊंगा नहीं। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साटो ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। आर्किटेक्ट बेलामी, आज रात 7 बजे के ठीक बाद तुम शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जब तुमको एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले आदमी ने कहा था कि उसने पीटर को किडनैप कर लिया है। बेलामी बुरी तरह से चौंक पड़ा। आखिर साटो को इस बात की जानकारी कैसे मिली? साटो ने बोलना जारी रखा। उस आदमी ने तुमसे ये कहा कि उसने रॉबर्ट लैंगडन को कैपिटॉल बिल्डिंग में एक काम पूरा करने के लिए भेजा है। उसने तुम्हें धमकी दी कि अगर लैंगडन उस काम को पूरा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दोस्त पीटर सोलोमन मारा जाएगा। तुमने घबराकर पीटर के सारे नंबरों पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन तुम उससे बात नहीं कर पाए और इसीलिए तुम तुरंत कैपिटॉल की तरफ निकल पड़े। जब तुम कैपिटॉल से भागे तब तुमने सोलोमन के किडनैपर्स को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा कि तुम और लैंगडन मेसनों के पिरामिड को हासिल करने में कामयाब रहे हो। बेलामी बुरी तरह से हैरान था। आखिर इसको ये सारी जानकारियां मिल कहाँ से रही हैं? लैंगडन तक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने वो टेक्स्ट भेजा था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सुरंग में घुसने के तुरंत बाद बेलामी कंस्ट्रक्शन वाली बिजली को चालू करने के लिए इलेक्ट्रिकल रूम में गया था।
उसी एक पल में उसने जल्दी से सोलोमन के किडनैपर को टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें साटो के इस काम में शामिल होने की बात लिखी हुई थी। उसने किडनैपर को आश्वस्त किया था कि उन लोगों ने मैसनों का पिरामिड हासिल कर लिया था और वो उसकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगा। बेशक ये एक सफ़ेद झूठ था, लेकिन बेलामी को उम्मीद थी कि इस आश्वासन के नाम पर उसे पीटर सोलोमन के लिए और पिरामिड को छुपाने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। बेलामी ने उससे पूछा, तुम्हें ये किसने बताया कि मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजा था? साटो ने उसका मोबाइल फ़ोन उसकी बगल में बेंच पर फेंक दिया। इससे और किससे? मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूँ। और जहाँ तक अंदर की मेरी बाकी खबरों का सवाल है, पैट्रियट कानून मुझे किसी भी ऐसे आदमी का फ़ोन टैप करने का अधिकार देता है जिसके बारे में मुझे ये लगता है कि वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और मुझे लगता है कि पीटर सोलोमन इसी तरह का एक खतरा है, और इसीलिए पिछली रात मैंने ये कार्रवाई की। तुम पीटर सोलोमन के फ़ोन को टैप कर रही हो? लेकिन क्यों? हाँ, कर रही हूँ। उसी से तो मुझे पता चला कि किडनैपर ने तुम्हें रेस्टोरेंट में फ़ोन किया था। तुमने बेचैन होकर पीटर को फ़ोन किया और घटनाओं का ब्यौरा देते हुए उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। हमने रॉबर्ट लैंगडन के फ़ोन को भी सुना था। वो उस समय कैपिटॉल बिल्डिंग में था। उस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे धोखे में डालकर वहाँ क्यों बुलाया गया है। मैं तुरंत कैपिटॉल बिल्डिंग गई और तुमसे पहले वहाँ पहुँच गई क्योंकि मैं नज़दीक थी। और जहाँ तक लैंगडन के बैग के एक्सरे का सवाल है, जब मुझे ये पता चला कि लैंगडन इस सब में शामिल है, तो मैंने अपने स्टाफ को लैंगडन और पीटर सोलोमन के मोबाइल पर उस सुबह हुई बातचीत को फिर से चेक करने को कहा। उस बातचीत में जो किडनैपर था वो सोलोमन का असिस्टेंट बनकर लैंगडन को लेक्चर में आने के लिए कह रहा था, और साथ ही उस छोटे से पैकेट को लाने को भी कह रहा था जो पीटर ने उसे संभाल कर रखने को दिया था। जब लैंगडन ने मुझे उस पैकेट के बारे में कुछ नहीं बताया, तब मैंने उसके बैग का एक्सरे करने का ऑर्डर दिया था। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं मिस्टर बेलामी कि पीटर सोलोमन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाकई एक गंभीर खतरा है। और अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो मिस्टर बेलामी तुम भी हो। बेलामी एकदम से तनकर बैठ गया। क्या कहा तुमने? साटो हंसी और बोली, तुम मैसन लोग बहुत ही खतरनाक खेल खेलते हो। बड़े बड़े खतरनाक रहस्यों को अपने पास छिपा कर रखते हो। ये तो शुक्र है कि तुमने इन रहस्यों को हमेशा से अच्छी तरह छिपा कर रखा, लेकिन हाल फिलहाल में तुम लोग थोड़े लापरवाह हो गए थे, और आज की रात तुम्हारा सबसे बड़ा और खतरनाक रहस्य पूरी दुनिया के सामने जाहिर होने वाला है। और बता देती हूँ, अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। बेलामी हैरान होकर ये सब सुन रहा था। अगर तुमने मेरे ऊपर हमला नहीं किया होता ना मिस्टर बेलामी, तो तुम्हें पता चल चुका होता कि तुम और मैं एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही टीम में शामिल हैं। खैर, अब जो भी हो, अब तुम मुझे इस आदमी को रोकने में मदद करोगे। ये आदमी ऐसी विध्वंसकारी परिस्थिति पैदा कर सकता है जिससे इस देश का निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो फिर तुम उसे ढूंढकर ये काम क्यों नहीं कर लेती? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें लगता है मैं उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही? हम उसके ठिकाने का पता लगा पाते उससे पहले ही सोलोमन के फ़ोन का ट्रेस गायब हो गया। उसका दूसरा नंबर शायद यूज एंड थ्रो टाइप का था, जिसके ऊपर ट्रैक रख पाना नामुमकिन है। प्राइवेट जेट कंपनी ने हमें बताया कि लैंगडन के लिए फ़्लाइट की बुकिंग सोलोमन के असिस्टेंट ने की थी, सोलोमन के फ़ोन से और सोलोमन के खास जेट कार्ड का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास कोई भी सुराग नहीं है, और वैसे भी अब इन सब का कोई मतलब भी नहीं है। अगर अब हमें उसके ठिकाने का पता चल भी जाता है तो मैं उसे पकड़ने का खतरा नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है। मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। क्यों रखूँ? मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर से कहता हूँ, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करता हूँ डायरेक्टर साटो, समझी? साटो की आंखें बर्फ जैसी सफ़ेद हो गईं। वो द जंगल की तरफ मुड़ी और जोर से चिल्लाई, एजेंट हार्टमैन, मेरा ब्रीफ केस लेकर आओ। बेलामी को इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। द जंगल से एक एजेंट दौड़ता हुआ आया और उसने एक पतला सा टाइटेनियम ब्रीफ केस डायरेक्टर की बगल में फर्श पर रख दिया। ठीक है, जाओ। एजेंट चला गया। साटो ने मेटल का वो ब्रीफ केस उठाया और उसे अपनी गोद में फैलाकर बैठ गई। उसने उसकी चिटकनी खोली, फिर धीरे से अपनी नज़रें बेलामी की तरफ डालते हुए बोली, मैं ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन टाइम हाथ से निकल रहा है और तुमने मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इस ब्रीफ केस में एक ऐसी चीज़ है मिस्टर बेलामी जो तुम्हें मेरे नज़रिए से चीज़ों को देखने में मदद करेगी, और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अध्याय 81।
जमीन के अंदर जिस जगह पर मलाख अपनी कला का अभ्यास करता था उसे बड़ी ही होशियारी से छिपाकर बनाया गया था। बाहर से आने वाले लोगों को उसके घर का बेसमेंट बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाई देता था, लेकिन असल में इसके एक बड़े हिस्से को गोपनीय कार्रवाइयों के लिए लोगों की नज़र से छुपाकर रखा गया था। मलाख के काम करने की ये प्राइवेट जगह कई छोटे छोटे कमरों से बनी थी, जिनमें से हर एक का अपना एक खास मकसद था। इसमें घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तीखी ढलान वाली एक सीढ़ी जो लिविंग रूम के अंदर से जाती थी, और इसी कारण उस जगह को ढूंढना करीब करीब नामुमकिन था। वो इसे गर्भगृह कहना पसंद करता था। इसका एरिया 12 स्क्वायर फीट था। राशियों की संख्या भी 12 ही होती है। दिन में 12 घंटे होते हैं और स्वर्ग के भी 12 ही दरवाजे हैं। चैम्बर के बीचों बीच पत्थर की एक टेबल रखी थी जो 7 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी थी। उसके ऊपर बड़े ही सोच विचार के बाद बनाया गया रोशनी का एक सोर्स रखा था जो पहले से निर्धारित रंगों के बीच घूमता रहता था। ये 6 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करता था। यानौर का घंटा नीला, नैस्निया का लाल और सलाम का घंटा सफ़ेद होता था। अभी फिलहाल कायरा का घंटा शुरू हो रहा था, यानी कमरे की रोशनी हल्के बैंगनी रंग की हो चुकी थी। मलाख ने तैयारी शुरू कर दी। उसने बड़े ही सावधानी से कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए रसायन तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल वो बाद में हवा को शुद्ध बनाने के लिए करने वाला था। फिर उसने वर्जिन सिल्क की पोशाक को अच्छी तरह से तह किया, जो वो अंत में लंगोटी की जगह पहनने वाला था। फिर उसने पानी के एक लोटे को शुद्ध किया, जिसका प्रयोग वो अपनी बलि को सींचने के लिए करने वाला था। तैयारियां पूरी होने के बाद उसने इन सारे सामानों को बगल वाली टेबल पर रख दिया। फिर वो अपनी अलमारी की तरफ गया, जहां से उसने एक छोटा सा हाथी दांत का बक्सा निकाला। उसे उसने बगल वाली टेबल पर बाकी सामान के साथ रख दिया। वैसे वो इसके इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं था, लेकिन उसके ढक्कन को खोलकर उस खजाने की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाया। ये एक चाकू था। हाथी दांत के बॉक्स के अंदर काले मखमल में लपेटकर बलि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वो चाकू चमचमा रहा था। उसने इसे मिड ईस्ट में पुराने सामानों की बिक्री करने वाले बाजार से पिछले साल ही खरीदा था, $16 लाख में। ये हिस्ट्री का सबसे मशहूर चाकू था। ये कितना पुराना था इसका अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल था। लोग मानते थे कि ये चाकू अब खो चुका है। लोहे के बने इस चाकू की मूठ हड्डियों की बनी थी। प्राचीन काल में ये कई महान शक्तिशाली लोगों के कब्जे में रह चुका था, लेकिन हाल के दशकों में ये जैसे गुम हो गया था। किसी ने इसे अपने प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बना लिया था। मलाख ने इसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था। उसका अंदाज़ा था कि इस चाकू से कई दशकों से कोई खून नहीं किया गया था, लेकिन आज की रात ये एक बार फिर से बलि की ताकत का अनुभव करने वाला था, जिसके लिए उसने इसे तैयार किया था। उसने मलमल की गद्दी पर रखे चाकू को उठाया और शुद्ध किए हुए जल में डुबाए रेशम के कपड़े से उसे बड़ी ही नफासत से चमकाने लगा। चाकू की सफाई का काम पूरा करने के बाद उसने अपना ध्यान सामने टेबल पर पड़े चमड़े के एक टुकड़े की तरफ मोड़ा। उसने खुद इसे भेड़ के एक बच्चे की चमड़ी से तैयार किया था। इसके अलावा वहां पर कौए के पंख से बनाई गई एक कलम, चांदी की एक प्लेट और 3 टिमटिमाती मोमबत्तियां भी पीतल की एक ठोस कटोरी के चारों तरफ रखी हुई थी। कटोरी के अंदर 1 इंच मोटा गहरे लाल रंग का कोई तरल पदार्थ रखा हुआ था। ये पीटर सोलोमन का खून था। मलाख ने पंखियों वाले कलम को उठाया और अपने बाएं हाथ को चमड़े के टुकड़े पर रखा। गहरे खून में कलम को डुबोकर उसने अपनी खुली हथेली का घेरा उस पर अंकित किया। ये काम पूरा होने के बाद उसने प्राचीन रहस्यों के 5 प्रतीकों को अपनी 5 उंगलियों के पोरों पर बनाया। मुकुट उसके सम्राट बनने का चिन्ह, सितारा स्वर्ग का प्रतीक जिसने उसकी किस्मत को निर्धारित किया था, सूरज उसकी आत्मा के प्रकाश का प्रतीक, लालटेन इंसान के अल्प ज्ञान को दर्शाता हुआ प्रतीक, और चाबी वो चीज़ जो अभी तक अनुपस्थित थी और जिसे आज वो हासिल करने वाला था। खून से निशान बनाने का काम पूरा करने के बाद मलाख ने चमड़े के टुकड़े को उठा लिया। खून के सूखने तक उसने इंतजार किया और फिर मोटे चमड़े को 3 तह में मोड़कर रख लिया। प्राचीन काल के दैवी मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने चमड़े के टुकड़े को तीसरी मोमबत्ती से सटाया और उसमें आग लग गई। जलते हुए चमड़े को उसने चांदी की प्लेट पर रख दिया और उसे जलने दिया। जलने के बाद वो काले रंग की राख में बदल गया। जब ज्वाला शांत हो गई तो मलाख ने राख को खून वाली कटोरी में झाड़ दिया। फिर उस मिश्रण को उसने कौवे के पंख से हिलाना शुरू किया। तरल का रंग और भी गहरा लाल हो गया, करीब करीब काला। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उस कटोरी को अपने सिर के ऊपर उठाया और धन्यवाद दिया।
वो प्राचीन काल के खून यूखारिस्तों का आवाहन कर रहा था। फिर उसने सावधानी से उस काले मिश्रण को शीशे के एक मर्तबान में डाल दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया। इसी स्याही से वो अपने सिर के ऊपर बिना टैटू वाले हिस्से में अपना आखिरी टैटू बनाने वाला था। अध्याय 82। वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में आज की रात सन्नाटा पसरा हुआ था। रेवरेंड कॉलिन गैलोवे कैथीड्रल के डीन थे। उम्र की वजह से उनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा झुर्रियों वाला था। वो एक मामूली सा काला लबादा पहने हुए थे और चुपचाप अंधों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लैंगडन और कैथरीन उनके पीछे थे। गेट क्रॉसिंग को पार करते हुए डीन उन्हें रूड स्क्रीन से आगे ले गए, जो चर्च में आने वाले लोगों और आगे बनी सैंक्चुरी के बीच डिवाइडर का काम करता है। अंत में डीन बाईं तरफ मुड़े और बड़ी ही होशियारी से छुपाए गए एक दरवाजे को टटोलते हुए आगे बढ़े, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाकर खुलता था। छोटे से हॉलवे को पार करने के बाद वो एक ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे, जिसके ऊपर पीतल की पट्टी पर नाम लिखा हुआ था। गैलोवे ने दरवाज़ा खोला और लाइटें जला दी। ये दफ्तर छोटा लेकिन सुंदर था। इसमें किताबों की ऊंची अलमारियां थीं, एक मेज़ थी, सामान रखने के लिए नक्काशीदार लंबी अलमारी और एक प्राइवेट बाथरूम। साथ ही कई धार्मिक पेंटिंग्स भी टंगी थीं। तीनों कुर्सियों पर बैठ गए और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, हम लोग पहले कभी नहीं मिले, फिर भी मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। मैंने आपके लेखों को पढ़ा है प्रोफेसर, और मिस सोलोमन, आपके भाई पीटर और मैं कई सालों से मैसन ब्रदर्स रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पीटर बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं आपकी मदद के लिए जो भी संभव होगा वो सब करूँगा। डीन गैलोवे से बातचीत करते हुए ये पता चल रहा था कि उनको वॉरेन बेलामी के फ़ोन के द्वारा उस रात की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी थी। कैथरीन और लैंगडन ने जब बाकी बातें उनको सुनाई तो डीन थोड़ा परेशान नजर आए। उन्होंने कहा, तो जिस आदमी ने पीटर को किडनैप किया है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि आप पीटर की ज़िंदगी को बचाने के लिए पिरामिड की लिखावट को पढ़ें। जी हाँ मिस्टर गैलोवे, उस आदमी को ये लगता है कि ये एक नक्शा है जो उसे पुराने रहस्यों का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब हमने पिरामिड को पढ़ा तो इससे हमें रास्ते के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। बूढ़ा आदमी अब थोड़ा तनकर बैठ गया। आपने पिरामिड पर लिखी इबारत पढ़ ली है? कैथरीन ने जल्दी से बीच में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि बेलामी ने इस काम के लिए मना किया था और लैंगडन भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कैथरीन को ये लगता था कि उसे अपने भाई की मदद करनी है और इसीलिए उसने उस पैकेट को खोल दिया था। उसने डीन को सोने के बने कैपस्टोन के बारे में और एल्ब्रेक्ट ड्यूरर के मैजिक स्क्वायर के बारे में भी बताया कि किस तरह से उनका इस्तेमाल करके उन्होंने 16 अक्षरों वाले मैसनों के साइफर को पढ़ा था, जिस पर यहोवा सैंक्टस ऊनुस लिखा था। डीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, उसमें बस इतना ही लिखा था, एक बार मुझे छूने दो इसे। लैंगडन ने अपने थैले का जिप खोला और पिरामिड को बाहर निकालकर पुजारी के ठीक सामने रख दिया। वो अपनी उंगलियों से पत्थर के एक एक इंच को टटोलने लगा। फिर उसने कैपस्टोन मांगा। लैंगडन ने कैपस्टोन निकालकर उसके हाथ में रख दिया। डीन ने उसके भी एक एक इंच हिस्से को पिरामिड की तरह सावधानी से जांचा। कैपस्टोन पर खुदे हुए अक्षरों पर जाकर वो रुक गया। लैंगडन ने उसे बताया, इसके ऊपर लिखा है, द सीक्रेट हाइड्स विद इन दी ऑर्डर, और द और ऑर्डर ये 2 शब्द इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आया। उसने कैपस्टोन को उठाकर पिरामिड के ऊपर रखा और सही जगह पर सेट कर दिया। फिर वो एक पल के लिए रुका, जैसे प्रार्थना कर रहा हो। फिर उसने पूरे पिरामिड पर कई बार बहुत ही आदर के साथ हाथ फिराया। फिर वो क्यूब के आकार वाले डिब्बे को पकड़कर सावधानी से उसे छूकर महसूस करने लगा, अंदर बाहर दोनों तरफ से। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उसे नीचे रख दिया और कुर्सी में पीठ सटाकर बैठ गया। फिर उसने कहा, तो बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसकी आवाज़ अचानक से ही कठोर हो गई थी। ये बात सुनकर लैंगडन हक्का बक्का रह गया। हम आपके पास इसलिए आए सर क्योंकि आपने हमें बुलाया और बेलामी ने कहा था कि हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन तुमने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। जिस पैकेट में कैपस्टोन था उसे सील किया गया था। मिस्टर बेलामी ने तुमसे उसे नहीं खोलने को कहा था, फिर भी तुमने उसे खोल दिया। पीटर सोलोमन ने भी तुम्हें इसे खोलने को मना किया था, लेकिन तुमने उसे खोल दिया। कैथरीन बीच में ही बोल पड़ी, सर हम लोग मेरे भाई की मदद करना चाहते थे, इसमें लैंगडन की कोई गलती नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन पैकेट खोलने से आखिर तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। पीटर का किडनैपर एक जगह को ढूंढ रहा है और उसे इस जवाब यहोवा सैंक्टस ऊनुस से संतोष नहीं होने वाला है। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लैंगडन ने कहा,
लेकिन दुर्भाग्य से पिरामिड में बस इतना ही लिखा है। असल में ये मैप मुझे सांकेतिक ज्यादा और वास्तविक कम लगता है। जी नहीं प्रोफेसर, आप गलत समझ रहे हैं। मैसनों का पिरामिड एक असली नक्शा है। ये एक असली ठिकाने को दिखाता है। आप इसे समझ नहीं रहे क्योंकि आपने अभी पिरामिड को पूरी तरह से पढ़ा और जाना ही नहीं है। आप उससे बहुत दूर हैं अभी। प्राचीन रहस्यों की तरह इस नक्शे का अर्थ भी कई परतों के अंदर छुपा है। लेकिन डीन, हमने पिरामिड और कैपस्टोन के हर एक इंच को देख लिया है और इसमें अब देखने को कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, इसकी वर्तमान हालत में तो नहीं बचा है, लेकिन चीजें बदलती हैं प्रोफेसर। ये तो आपको पता ही होगा प्रोफेसर कि इस पिरामिड के अंदर चमत्कारी बदलने वाली शक्तियों की संभावना मानी जाती है। कहानियों में कहा गया है कि ये पिरामिड अपना स्वरूप बदलकर अपने रहस्यों को जाहिर कर सकता है, उस मशहूर पत्थर की तरह जिसने किंग आर्थर के हाथों में तलवार पकड़ा दी थी। उसी की तरह मैसनों का पिरामिड भी अगर चाहे तो अपना स्वरूप बदल सकता है और अपने रहस्य को सही इंसान के सामने उद्घाटित कर सकता है। लैंगडन को लगा कि उम्र की वजह से वो बुजुर्ग आदमी शायद सठिया गया है। माफ कीजिएगा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये पिरामिड अपने फॉर्म को बदल सकता है? जी हाँ प्रोफेसर, अगर मैं अपना हाथ आगे करके इस पिरामिड के फॉर्म को अभी की अभी बदल दूं, तो क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन करोगे? लैंगडन को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। डीन ने फिर से कहा, ठीक है, मैं अगले एक पल में यही काम करने वाला हूँ। रॉबर्ट और कैथरीन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। वो यहाँ पर सवालों के जवाब पाने के लिए आए थे और यहाँ सामने था एक बुजुर्ग अंधा आदमी जो कह रहा था कि वो चीज़ों को छूकर उनका रूप ही बदल देगा। कैथरीन ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, फादर गैलोवे, पीटर बहुत बड़ी मुश्किल में है। CIA हमारे पीछे पड़ी है और वॉरेन बेलामी ने हमें आपके पास मदद के लिए भेजा है। मैं नहीं जानती कि ये पिरामिड क्या कह रहा है या ये किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अगर इसमें लिखे शब्दों को पढ़ने से अगर पीटर की सहायता होती है तो हमें ये करना ही होगा। मिस्टर बेलामी इस पिरामिड को छिपाने के लिए मेरे भाई का बलिदान देने को राजी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए कतई राजी नहीं हूँ। इस पिरामिड की वजह से मेरे परिवार को तकलीफ के अलावा आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसमें जो कोई भी रहस्य छुपा हो, आज की रात उसे खत्म हो जाना चाहिए, बस। बूढ़े आदमी ने बड़ी ही शांति से कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये सब आज की रात खत्म हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। असल में मिस सोलोमन, जब तुमने इस बॉक्स की सील को तोड़ा तो उसी के साथ तुमने कई ऐसी घटनाओं का क्रम चालू कर दिया जिनसे पीछे हटना अब संभव नहीं है। आज की रात कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनको तुम अब तक समझ नहीं पाई हो। अब वापसी संभव नहीं है। अध्याय 83। द जंगल की नम हवा में कैपिटॉल के आर्किटेक्ट का पसीना उसकी पीठ तक से टपक रहा था। हथकड़ियों में बंद उसकी कलाइयों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस डरावने टाइटेनियम ब्रीफकेस की तरफ था जिसे अभी अभी साटो ने खोला था। साटो की उंगलियां ब्रीफकेस के भीतर तेजी से चल रही थीं। अचानक उसके भीतर से जैसे कोई रोशनी चमकी। इस रोशनी में ब्रीफकेस के अंदर से साटो का चेहरा चमक रहा था। फिर रोशनी का रंग बदल गया। कुछ पल के बाद साटो ने अपना हाथ बक्से से बाहर निकाला और उसे बेलामी की तरफ देखने के लिए घुमा दिया। बेलामी आंखें सिकोड़कर उस चमक को देखने लगा, जो किसी बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न ग्रेड के लैपटॉप की तरह लग रहा था, जिसमें हैंडहेल्ड फ़ोन रिसीवर, 2 एंटीना और एक डबल कीबोर्ड रखा हुआ था। अब उसे दुविधा का अनुभव हो रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर CIA का लोगो बना था, जिस पर लिखा था, सिक्योर लॉगिन, यूज़र एनवे साटो, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल 5। लैपटॉप के लॉगिन विंडो के नीचे प्रोग्रेस आइकन गोल गोल घूम रहा था। 1 मोमेंट प्लीज, डिक्रिप्टिंग द फाइल। बेलामी अब साटो की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें अब भी उसी पर गड़ी थीं। मैं तुम्हें यह दिखाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। स्क्रीन पर एक बार फिर से रोशनी चमकी और एक फाइल खुल गई। उसके टेक्स्ट पूरी स्क्रीन पर छाए हुए थे। कई पलों तक बेलामी स्क्रीन को घूरता रहा। वो उन चीज़ों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे जब उसे पूरी बात समझ में आई तो उसका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद पड़ गया। वो दहशत में उन चीज़ों को देख रहा था। अपनी नज़रें वहाँ से दूसरी तरफ हटा नहीं पा रहा था। उसने चिहुक कर कहा, लेकिन ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? अब आप ही बताइए मिस्टर बेलामी, आप ही बताइए।
मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द, क्या वो गलत है? कैपिटॉल बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को अपनी आंखों के सामने लिखे शब्दों का परिणाम जैसे जैसे समझ में आता गया, उसको ये भी समझ में आता गया कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया जैसे किसी महाविपदा की गहरी खाई में झांक रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार उभरा, जीसस, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आज की रात, बहुत ही बड़ी गलती। अध्याय 84। डीन गैलोवे बहुत ही जीवंत अनुभव कर रहे थे। दूसरे नश्वर इंसानों की तरह उन्हें भी पता था कि उनका समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन आज की रात वो वक्त नहीं था। उनका दिमाग अब बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा था। उन्हें कुछ काम पूरे करने थे। पिरामिड की चिकनी सतह पर अपने हाथों को फिराते हुए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा। कई पीढ़ियों से सिम्बोलॉन नक्शे के इन दोनों हिस्सों को सुरक्षित अलग अलग रखा गया था, लेकिन अब आखिरकार वो एक साथ आ चुके थे। गैलोवे सोच रहा था कि कहीं ये वही वक्त तो नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थीं। अजीब बात यह थी कि भाग्य ने पिरामिड को इकट्ठा करने के लिए 2 गैर मैसनों को चुना था। रहस्य अब भीतरी घेरे से निकलकर बाहर आ रहे थे, प्रकाश की तरफ। उसने लैंगडन से सवाल किया, प्रोफेसर, क्या पीटर ने तुम्हें बताया था कि वो पिरामिड की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें क्यों सौंप रहा है? जी हाँ, उसने कहा था कि कुछ लोग उसे इसके पास से चुराने की कोशिश कर रहे हैं। डीन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पीटर ने मुझे भी यही कहा था। 1 साल पहले वो मेरे पास आया था, बहुत परेशान था। उसने कहा था कि वो अपने जीवन में किसी अशुभ शक्ति के बढ़ते असर का अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी की नज़र है, जैसे कोई उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इंतज़ार कर रहा हो। कैथरीन ने जवाब दिया, और अब इस बात में कोई शक नहीं है डीन कि वो ठीक सोच रहा था। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने मेरी माँ और पीटर के बेटे की हत्या की, वही आदमी वॉशिंगटन आकर पीटर का मैसन भाई बन गया। लैंगडन ने कहा, हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन इससे CIA के इस सब में शामिल होने की व्याख्या नहीं होती। गैलोवे ने कहा, सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा बड़ी ताकतों में रुचि रखते हैं। CIA हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के विकास से फ़ायदा उठाता है। ये बहुत टाइम से रहस्यवादी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता रहा है, जैसे कि ESP, रिमोट व्यूइंग, सेंसरी डेप्रिवेशन, दवाओं के द्वारा बनावटी रूप से पैदा की गई ऊंची मानसिक अवस्था वगैरह। असल में विज्ञान और रहस्यवाद एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हैं। इन दोनों के उद्देश्य तो एक ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। कैथरीन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स से अब ये साबित हो रहा है कि इंसान के अंदर हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ हैं। असल में मैंने बहुत कम टेम्परेचर पर रखे हुए चार्ज कपल्ड यंत्र से लोगों को छूकर उनका इलाज करने वाले एक आदमी के हाथों की तस्वीरें ली थीं जब वो किसी का इलाज कर रहा था। वो तस्वीर काफ़ी कुछ आपके उस स्टेन्ड ग्लास खिड़की में बनी ईसा मसीह की तस्वीर से मिलता जुलता था। उसकी उंगलियों के पोरों से ऊर्जा का प्रवाह होता साफ साफ नजर आ रहा था। मैं जानती हूं कि आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मेरे CCD कैमरों ने उस आदमी की उंगलियों के पोरों से निकलने वाली ऊर्जा के विशाल क्षेत्र की तस्वीरें ली हैं। अब अगर इसे दैवी शक्ति नहीं कहेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि दैवी शक्ति किसे कहते हैं। गैलोवे जानता था कि इस नए क्रांतिकारी विचार का प्रूफ देखने के लिए उसे किसी लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी चर्च के अंदर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना का एक अलग घेरा बना हुआ था, जहां उसने कई बार चमत्कार होते देखे थे, यानी कि चिकित्सा विज्ञान के द्वारा प्रमाणित शारीरिक बदलाव की घटनाएं। सवाल ये नहीं था कि क्या ईश्वर ने इंसान को इस तरह की अपार शक्तियां दी हैं, बल्कि सवाल था उन शक्तियों को मुक्त करने का। बूढ़े डीन ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ पिरामिड के बगल में हाथ रखा और फिर बोला, मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि ये पिरामिड किस दिशा में इशारा कर रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक महान खजाना ज़रूर मौजूद है, और ये ऐसा खजाना है जिसमें दुनिया को बदल देने की ताकत है। और जब आज इस पिरामिड को इकट्ठा कर दिया गया है तो वो वक्त तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। और आखिर क्यों ना आए? महान परिवर्तन के बारे में हमेशा से ही भविष्यवाणियाँ की गई हैं, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि भाग्य आज तुम दोनों को यहाँ लेकर आया है, और इसमें मेरी भी भूमिका होने वाली है। अब मैं पहरेदार नहीं हूँ, बल्कि गाइड बन गया हूँ। प्रोफेसर,
अगर तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। लैंगडन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर डीन के हाथ में रख दिया। उसने लैंगडन के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी बीच वाली उंगली को लेकर पत्थर वाले बॉक्स में नीचे की तरफ ले जाने लगा, जहां पर पहले सोने का बना कैपस्टोन रखा हुआ था। डीन का आदेश मानते हुए लैंगडन बॉक्स के अंदर अपनी उंगलियां घुमाने लगा, लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। अंदर की सतह पूरी तरह से चिकनी थी। ढूंढते रहो, गैलोवे ने कहा। अंत में काफी देर बाद उसकी उंगलियों को कुछ अनुभव हुआ। उभरा हुआ एक छोटा सा गोलाकार घेरा, जैसे बक्से के बीचों बीच उसके निचले हिस्से में उभरा हुआ एक छोटा सा बिंदु हो। ये क्या है? क्या तुम इस सिंबल को पहचान सकते हो प्रोफेसर? ये कोई सिंबल है? मुझे तो कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा, लैंगडन ने कहा। इसे दबाओ। अपनी उंगली को नीचे रखो और इस पर थोड़ा जोर डालो, डीन ने कहा। कुछ सेकंड बाद डीन ने सिर हिलाया। ठीक है, अब हाथ हटा लो। एल्केमी का प्रोसेस पूरा हो चुका है। एल्केमी? रॉबर्ट को कुछ समझ में नहीं आया। उसे बॉक्स में भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, ये तो कुछ भी तो नहीं हुआ। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी उंगलियों के पोरों पर देखो, तुम्हें बदलाव नजर आएगा। लैंगडन ने अपनी उंगलियों पर नजर डाली, लेकिन उसे पोरों पर गोलाकार छोटे बिंदु के दबाव की वजह से बना हल्का सा एक गोल निशान ही नजर आ रहा था, जिसके बीच में एक बिंदु जैसा बना था। तो बताओ प्रोफेसर, क्या तुम इस सिंबल को पहचानते हो? कैथरीन ने अपनी कुर्सी नजदीक लाते हुए कहा। मैं इसे जानती हूँ, ये एल्केमी से जुड़ा हुआ है। ये सोने के लिए प्राचीन सिंबल है। लैंगडन ने उसे टोकते हुए कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन साथ में इस सिंबल के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। इसे सरकमपंक्ट कहते हैं। ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स में से एक है। प्राचीन मिस्र में ये रा यानी सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता था। पूर्वी देशों के फिलॉसफी में इसे तीसरी आंख के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी आंख यानी दैवी गुलाब और प्रकाश का प्रतीक। कबालावादी इसे कीथर कहते हैं। शुरुआती दौर के रहस्यवादी इसे ईश्वर की आंख कहते थे, और यही ग्रेट सील पर बनी सबको देखने वाली आंख के मूल में भी है। डीन मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा प्रोफेसर, ये वाकई प्राचीन रहस्यों का प्रतीक चिन्ह है, और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि बक्से में इसका मौजूद होना सिर्फ एक संयोग नहीं है। अच्छा, तुमने मुझे कहा था कि तुम लोगों ने जिस मोम की सील को तोड़ा था उसके ऊपर पीटर की अंगूठी का निशान बना था, और वो अंगूठी भी तुम्हारे पास है? जी हाँ, है। लैंगडन ने जेब में हाथ डाला और अंगूठी निकालकर डीन के सामने रख दी। गैलोवे ने अंगूठी उठा ली। ये अंगूठी उसी टाइम बनाई गई थी जब मैसनों के पिरामिड को बनाया गया था। ट्रेडिशनल रूप से इसे वही मैसन पहनता है जिसे पिरामिड की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। आज की रात जब पत्थर की संदूकची की तलहटी में मैंने सरकमपंक्ट को छूकर देखा, तो मुझे समझ में आया कि असल में ये अंगूठी भी सिंबोलॉन का एक हिस्सा है। ये लो, तुम खुद ही देख लो। लैंगडन अंगूठी को हाथ में लेकर उसे देखने लगा। उसके 2 सिर वाले फिनिक्स, नंबर 33 और उस पर लिखे ऑर्डो एब चाओ तथा ऑल इज रिवील्ड एट द 33 डिग्री, इन सब चीज़ों पर उसने हाथ फिराया। उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब उसकी उंगलियां अंगूठी के बगल वाले बाहरी हिस्से को छू रही थीं, तो वो अचानक रुक गया। उसने चौंकते हुए कहा, अंगूठी के छल्ले वाले भाग पर डिग्री का निशान बना हुआ है। ये इतना छोटा है कि आंखों से नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाथ से छूकर इसे महसूस किया जा सकता है। एक छोटे से गोलाकार कटान की तरह ये इसमें खुदा हुआ है। कैथरीन काफी उत्साहित लग रही थी। वो थोड़ा और नजदीक खिसक आई। लैंगडन ने अंगूठी उठाई और उसे संदूकची के अंदर डालने लगा। वो दोनों छोटे छोटे गोलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने अंगूठी को अंदर की तरफ दबाया, तो संदूकची के अंदर उभरी हुई छोटी सी नोक जैसी जगह अंगूठी में बने छेद में एकदम फिट हो गई। हल्की सी लेकिन एकदम स्पष्ट क्लिक की आवाज सुनाई दी। तीनों उछल पड़े। लैंगडन सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। पुजारी ने पूछा, ये क्या था? कैथरीन ने बताया, अंगूठी अपनी जगह में जाकर फिट तो हो गई, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। गैलोवे हैरान दिखाई दिया। कोई महान परिवर्तन नहीं हुआ? जी नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। लैंगडन बड़े ही ध्यान से अंगूठी के उभरे हुए सिंबल की तरफ देख रहा था। 2 सिर वाला फीनिक्स और संख्या 33। 33 डिग्री पर सब उद्घाटित हो जाता है। उसके दिमाग में पाइथागोरस की बातें, आध्यात्मिक ज्योमेट्री, कोण वगैरह की बातें उमड़ घुमड़ रही थीं। वो सोचने लगा कि कहीं डिग्री का कोई गणितीय अर्थ तो नहीं है। उसका दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर अंगूठी को पकड़ लिया।
जो अब क्यूब के आधार के साथ जुड़ चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे अंगूठी को दाहिनी तरफ घुमाना शुरू कर दिया। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद क्या हुआ उसे लैंगडन कभी नहीं देख पाया। अध्याय 85। डीन गैलोवे ने इसे घटित होते हुए सुना था। उनको इसे देखने की जरूरत नहीं थी। मेज की दूसरी तरफ लैंगडन और कैथरीन भी बिल्कुल चुप बैठे थे। वो हक्के बक्के से पत्थर के क्यूब वाली संदूकची को टुकुर टुकुर देख रहे थे, जो अभी अभी उनकी आंखों के ऐन सामने तेज आवाज के साथ अपना रूप बदल चुकी थी। कुछ ही पल पहले उसने उसके अंदर हाथ डालकर मैसनों वाली अंगूठी को धीरे से घुमाया था। जैसे ही अंगूठी 33 डिग्री के कोण पर पहुंची तो उनकी आंखों के सामने क्यूब का स्वरूप एकदम से बदल गया था। क्यूब के सारे पटल जैसे किसी पेच से जुड़े हुए थे, जो अचानक अपने आप खुल गए। बक्सा पिचक गया और उसकी छहों सतहें बाहर की तरफ खुलकर एक आवाज के साथ मेज पर गिर गईं। ये क्यूब अब सलीब बन चुका था। उस क्यूब को देखकर कैथरीन भी हैरान थी। मैसनों का पिरामिड, मैसनों का पिरामिड क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है? लैंगडन ने खड़े होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ये क्रॉस यानी सलीब का चिन्ह नहीं है। बीच में बिंदु वाला सलीब 2 अर्थों वाला प्रतीक चिन्ह होता है, यानी कि 2 संकेतों को एक जगह इकट्ठा करना। 4वीं सदी तक सलीब ईसाइयों का सिंबल नहीं होता था। उसके पहले मिस्र में इसका इस्तेमाल किया जाता था 2 डिमेंशंस को एक दूसरे से मिलने के लिए, यानी कि मानवीय और आकाशीय, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इंसान और देवताओं के मिलने के स्थान को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सरकमपंक्ट के कई मतलब होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन इसका सबसे अजीबोगरीब मतलब है गुलाब, जिसको एल्केमी के हिसाब से पूर्णता का प्रतीक माना जाता था। गुलाब को सलीब के बीचों बीच रखने से एक बिल्कुल नया सिंबल बन जाता है, गुलाब का सलीब यानी रोज क्रॉस। ये रोज क्रॉस फ्री मैसनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला काफ़ी आम चिन्ह है। असल में स्कॉटलैंड में मैसनों को दी जाने वाली एक पदवी का नाम है नाइट्स ऑफ द रोज क्रॉस। ये शुरुआती दौर के रोसिक्रूशियनों को सम्मानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीटर ने शायद तुम्हें रोसिक्रूशियंस के बारे में बताया होगा। दर्जनों वैज्ञानिक इसके मेंबर्स थे, जॉन डी, इलियास एशमोल, रॉबर्ट फ्लड वगैरह। गैलोवे भी मुस्कराया और कैथरीन को मैसनों की थ्योरीज और रोसिक्रूशियनवाद के बारे में बताने लगा। उसी वक्त लैंगडन का ध्यान एक बार फिर से उसी बात की तरफ चला गया जिसने उसे रात भर परेशान करके रखा था, यहोवा सैंक्टस ऊनुस। ये वाक्य किसी न किसी तरह एल्केमी से जरूर जुड़ा हुआ था। पीटर ने इस वाक्य के बारे में उसे क्या कहा था ये तो उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों रोसिक्रूशियनवाद ने इस सोच को फिर से जगा दिया था। सोचो रॉबर्ट, सोचो, गैलोवे कैथरीन को बता रहा था। रोसिक्रूशियनवाद की स्थापना जर्मनी के एक रहस्यवादी व्यक्ति ने की थी। उसका नाम क्रिश्चियन रोजेनक्रूज था। अब जाहिर है कि ये उसका असली नाम नहीं था। काफ़ी मुमकिन था कि ये फ्रांसिस बेकन का ही कोई छद्म नाम हो। हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने ही इस समूह की स्थापना की थी, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लैंगडन जोर से बोल पड़ा, छद्म नाम? मैं समझ गया, यहोवा सैंक्टस ऊनुस, ये भी एक छद्म नाम है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रॉबर्ट? कैथरीन ने पूछा। लैंगडन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। अरे, मैं सारी रात याद करने की कोशिश कर रहा था कि पीटर ने मुझसे यहोवा सैंक्टस ऊनुस के बारे में क्या कहा था और उसका एल्केमी से क्या रिश्ता है। अब आखिरकार मुझे याद आ गया। ये एल्केमी से उतना ताल्लुक नहीं रखता जितना कि एल्केमी करने वाले लोगों से। ये एक बहुत ही मशहूर एल्केमिस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक था। वो खुद एक एल्केमिस्ट था और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का मेंबर भी था। वो रोसिक्रूशियन भी था। उसने अपने एक सबसे गोपनीय लेख में अपने इस छद्म नाम से साइन किए थे, यहोवा सैंक्टस ऊनुस। कैथरीन ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, ओह, वो खुद को भगवान समझता था? वाह, क्या बात है, गैलोवे ने उसे सही करते हुए कहा। वो बहुत ही प्रतिभावान आदमी था। उसने अपने नाम को इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि प्राचीन अडेप्ट लोगों की तरह वो भी अपने आप को दैवी मानता था। इसके अलावा यहोवा सैंक्टस ऊनुस के 16 अक्षरों का क्रम बदल देने से उसका लैटिन नाम बनाया जा सकता था। इसीलिए छद्म नाम के तौर पर उसने ये बिल्कुल सही चुनाव किया था। लेकिन वो साइंटिस्ट था कौन? कैथरीन ने पूछा। लैंगडन ने डीन की मेज से एक कागज और पेंसिल उठाया और बोलते हुए उस पर कुछ लिखने लगा। ये देखो, लैटिन में अंग्रेजी के जे के बदले आई लिखा जाता है और आई के बदले जे।
इसका मतलब है कि यहोवा सैंक्टस ऊनुस को उस आदमी का नाम लिखने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लैंगडन ने उन 16 अक्षरों को एक नए क्रम में कागज पर लिख दिया। ये देखो कैथरीन, नाम था आइजैकस न्यूटोनुस। आइजैक न्यूटन! कैथरीन का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। गैलोवे ने कहा, पिरामिड का अर्थ समझने से आइजैक न्यूटन का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, लेकिन वो क्या है ये मैं नहीं सोच पा रहा हूं। तभी कैथरीन ने चिहुक कर कहा, आइजैक न्यूटन महान प्रतिभाशाली इंसान थे। मैं समझ गई कि हम इस पिरामिड का स्वरूप किस तरह से बदल सकते हैं। क्या कहा तुमने? तुम समझ गई हो? क्या समझ गई हो? अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतनी देर इसे कैसे नहीं समझ पाए। ये ऐन हमारी आंखों के सामने था। एल्केमी की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, साइंस के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों के द्वारा मैं इस पिरामिड के स्वरूप को बदल सकती हूँ। ये न्यूटन साइंस है। देखिए डीन, अगर आप इस अंगूठी को पढ़ें तो इसमें लिखा है। बूढ़े डीन ने अचानक उसे चुप करने के लिए अपनी उंगली हवा में उठा दी। रुक जाओ कैथरीन। फिर उसने हल्के से अपनी गर्दन को एक तरफ किया, मानो कुछ सुन रहा हो। एक पल के बाद वो अचानक खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, इस पिरामिड के रहस्यों को जानना अभी बाकी है। मुझे नहीं पता कि मिस सोलोमन क्या कहने वाली थी, लेकिन अगर उनको अगले कदम की जानकारी है तो मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। अपना सामान उठाओ और मुझसे कुछ मत कहना। मुझे थोड़ी देर के लिए अंधेरे में रहने दो। मैं नहीं चाहता कि मुझसे मिलने के लिए आ रहे लोग अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करें तो मुझे कोई ऐसी चीज़ मालूम हो जो मैं उन्हें बता सकूं। आने वाले लोग? लेकिन मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कैथरीन ने कहा। सुनाई देगी बहुत जल्दी। अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। शहर के एक दूसरे छोर पर बना एक सेल टॉवर मैसाचुसेट्स एवेन्यू पर क्षत विक्षत पड़े एक फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। सिग्नल नहीं मिलने पर उसने कॉल को वॉइस मेल की तरफ मोड़ दिया। वॉरेन बेलामी की घबराई हुई आवाज़ उस पर सुनाई दे रही थी। रॉबर्ट, तुम कहाँ हो? मुझे फ़ोन करो तुरंत। एक भयानक हादसा होने वाला है। अध्याय 86। अपने तहखाने में जल रही हल्की नीली रोशनी के बीच मलाख पत्थर के बने एक टेबल पर खड़ा अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। काम करते हुए भूख से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शरीर की ज़रूरतों की गुलामी का दौर वो बहुत पीछे छोड़ आया था। महापरिवर्तन के लिए त्याग की ज़रूरत होती है। पीटर सोलोमन ने भी अपने शरीर के अंग का त्याग किया था। हालांकि उस महान योजना के लिए एक हाथ का त्याग इतना बड़ा त्याग भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रात बीतते बीतते सोलोमन बहुत बड़ा त्याग करने वाला था। सचमुच बहुत ही बड़ा। बेशक आज की रात पीटर सोलोमन की नियति के लिए वो खुद जिम्मेदार था। बहुत पहले उसने मलाख के नश्वर जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी वजह से पीटर को मलाख के महापरिवर्तन की प्रक्रिया के केंद्रीय भूमिका में चुना गया था। इस आदमी के साथ जो भी भयंकर और तकलीफदेह होने वाला था उसके लिए वो खुद जिम्मेदार था। दुनिया पीटर सोलोमन को जैसा समझती थी, असल में वो वैसा इंसान नहीं था। उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। पीटर सोलोमन ने अपने बेटे जैकरी के सामने 2 असंभव चॉइसेस रखी थीं, संपत्ति या ज्ञान। जैकरी ने गलत चुनाव किया और फिर घटनाओं का ऐसा क्रम शुरू हुआ जिसके कारण उस बेचारे बच्चे को नर्क में जाना पड़ा, सौगानलिक जेल में। जैकरी सोलोमन की मौत टर्की के उसी कारागार में हुई थी। ये कहानी पूरी दुनिया को पता थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर पीटर सोलोमन चाहता तो अपने बेटे को बचा सकता था। मैं वहीं पर था। मैंने सब कुछ सुना था। उस रात को मलाख कभी नहीं भूल पाया था। सोलोमन के निष्ठुर फैसले का मतलब था उसके बेटे जैक की मौत, और वहीं पर मलाख का जन्म हुआ था। मलाख के सिर पर चमक रही रोशनी का रंग अब बदल रहा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उसने अपनी तैयारी पूरी की और सीढ़ियों की तरफ वापस चल पड़ा। अध्याय 87। दौड़ते हुए कैथरीन सोच रही थी, 33 डिग्री पर सब उद्घाटित हो जाता है। मैं पिरामिड का स्वरूप बदलना जानती हूँ। कैथरीन और लैंगडन द गार्थ के निशान के पीछे पीछे तेजी से दौड़ते हुए चर्च के बाहर 4 दीवारी से घिरे एक विशाल आंगन में पहुंच चुके थे। चर्च की ये फूलबाड़ी चारों तरफ से बंद 5 कोने वाली जगह में बनी थी, जिसमें एक काफ़ी मॉडर्न फाउंटेन लगा हुआ था। तभी कैथरीन जोर से चिल्लाई, हेलीकॉप्टर! पोर्टिको के अंदर घुसो रॉबर्ट। जैसे ही वो दोनों दूसरी तरफ पहुंचे,
सर्च लाइट की तेज रोशनी ने पूरी जगह को चकाचौंध कर दिया। वो चुपचाप गौथिक मेहराब से होते हुए एक सुरंग में घुस गए जो फूलबाड़ी के दूसरे छोर पर खुलती थी। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडराते हुए चक्कर लगा रहा था। डीन गैलोवे ने उनको एक चाबी दी थी और कुछ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़े से खुले लॉन से गुजरना होगा जहां पर हेलीकॉप्टर से आ रही फ्लड लाइट की रोशनी फैली हुई थी। अब हम वहां कैसे जाएंगे? कैथरीन ने कहा। लैंगडन ने उसे रुकने का इशारा किया और बोला, अरे जरा वो देखो। उनके बाईं तरफ से एक छाया उनके नजदीक आ रही थी। पहले तो ये एक काले धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका आकार बड़ा होने लगा। अंत में ये एक बड़े आयताकार रूप में बदल गया जिसके ऊपर 2 बड़ी गोल सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। लैंगडन ने कहा, चर्च का अगला हिस्सा सर्च लाइट को रोक रहा है। वो सामने के हिस्से में उतर रहे हैं। हमें तुरंत दौड़कर जाना होगा। जल्दी दौड़ो। चर्च के अंदर डीन गैलोवे को एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था। गैलोवे को पता था कि काफी पहले चर्च अपना रास्ता भूल चुका था और उसने इसे ठीक करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब उसे लग रहा था कि भविष्यवाणियों में बताया गया वो महान वक्त बस आने ही वाला था। जल्दी ही CIA का हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गया और CIA एजेंट टर्नर सिम्किंस अपने लोगों के साथ कूदकर चर्च के मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से दरवाज़ा खोलने के साथ किसी की शांत आवाज़ सुनाई दी। जी कहिए, क्या आप ही डीन गैलोवे हैं? जी हाँ, मैं ही डीन गैलोवे हूँ। मैं रॉबर्ट लैंगडन को तलाश कर रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी शून्य और डरावनी आंखों से सिम्किंस के आर पार देखते हुए कहा, मैं किसी को देख पाऊँ ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अध्याय 88। सिक्योरिटी एनालिस्ट नोला के बिल्कुल खींच चुकी थी। वो 3 कप कॉफ़ी पी चुकी थी और अभी तक साटो का फ़ोन नहीं आया था। आखिर उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने झपट कर फ़ोन उठाया। मैं नोला बोल रही हूँ। नोला, मैं सिस्टम सिक्योरिटी से रिक पैरिश बोल रहा हूँ। नोला ने निराशा भरे स्वर में कहा, हाँ बोलो रिक, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आज की रात तुम जिस चीज़ की तलाश कर रही हो उसके बारे में मेरे विभाग को कुछ जानकारी हो सकती है। वैसे हो सकता है इस बात का कोई महत्व ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए। आज रात हमने एक हैकर को पकड़ा है और CI प्रोग्राम मुझसे बार बार कह रहा है कि मैं ये सूचना तुमसे शेयर करूं। नोला की आंखें सिकुड़ गईं। हैकर? हाँ, आगे बताओ, मैं सुन रही हूँ। पैरिश ने बताया, करीब 1 घंटा पहले हम लोगों ने जुबियानिस नाम के एक इंसान का पता लगाया। वो हमारे भीतरी डेटाबेस में किसी फाइल को ढूंढ रहा था। उसका कहना है कि वो ये काम किसी और के लिए प्रोफेशनल तौर पर कर रहा है और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस काम के लिए उसे पैसा क्यों दिया जा रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि ये फाइल CIA के सर्वर पर रखी है। हम लोगों ने उसके बारे में पूरी पूछताछ कर ली है। उसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं पाई गई, लेकिन एक अजीब सी बात का पता चला है। वो जिस फाइल को ढूंढ रहा था उसी फाइल को हमारे अंदर के सर्च इंजन में आज की रात मार्क किया गया था। ऐसा लगता है कि हमारी ही पीठ पर सवार होकर किसी ने एक खास कीवर्ड की तलाश की और उसकी काट छांट यानी रिडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों ने जिन कीवर्ड का इस्तेमाल किया वो अजीब थे। उनमें से एक को तो CI ने भी हाई प्रायोरिटी वाले सर्च के रूप में मार्क किया है। क्या तुमने सिम्बोलॉन का नाम सुना है? नोला एक झटके से बैठ गई। उसकी कॉफ़ी मेज़ पर छलक गई। पैरिश ने बोलना जारी रखा, बाकी दूसरे कीवर्ड्स भी इसी तरह के अजीब अजीब से शब्द हैं, पिरामिड, पोर्टल और पता नहीं। नोला ने उसे हुक्म देते हुए कहा, तुम तुरंत यहाँ पर आओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है उस सब को लेकर यहाँ आओ, तुरंत। अध्याय 89। कैथीड्रल कॉलेज एक खूबसूरत किलेनुमा इमारत है जो नेशनल कैथीड्रल के पास बनी है। एजेंटों को उतारकर हेलीकॉप्टर कैथीड्रल के ऊपर उड़ गया। ठीक उसी समय लैंगडन और कैथरीन ने दौड़कर लॉन को पार किया और गैलोवे की चाबी से अंदर घुस गए। अब वो हाँफते हुए फॉयर के अंदर खड़े होकर आसपास का मुआयना कर रहे थे। खिड़कियों से काफ़ी रोशनी अंदर आ रही थी और इसीलिए उन्हें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं थी। कैथरीन ने अब तक पिरामिड के बारे में अपनी नई खोज को लैंगडन के साथ शेयर नहीं किया था। लैंगडन को इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि उसे क्या सामान चाहिए था या फिर कैथराइन ग्रेनाइट या सोने के इस टुकड़े का रूप कैसे बदलने वाली थी। अब वे चलते चलते हॉल के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे।
लैंगडन की नज़र नीचे की तरफ जाती सीढ़ी पर पड़ी, जिसके ऊपर एक आकर्षक सा निशान बना हुआ था। ये अमेरिका का पसंदीदा पिक्टोग्राम था, छुरी और कांटे का निशान, जिसका मतलब होता था किचन। बेसमेंट में बना ये किचन किसी कारखाने की तरह लग रहा था। स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े बर्तन वहां रखे हुए थे। किचन में कोई खिड़की नहीं थी। कैथरीन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट जला दी। एग्जॉस्ट फैन अपने आप चलने लगे। फिर वो किचन की अलमारी और दराज में अपने काम का सामान ढूंढने लगी। फिर उसने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम चाहो तो पिरामिड को बीच की जगह में रख सकते हो। लैंगडन ने पिरामिड को बाहर निकाल कर मेज पर रख दिया और उसके ऊपर सोने का कैपस्टोन पहना दिया। कैथरीन एक बड़े से बर्तन में खौलता हुआ पानी भर रही थी। फिर उसने लैंगडन से कहा, जरा प्लीज इसे चूल्हे पर चढ़ा दो। लैंगडन ने उस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दिया और कैथरीन ने गैस का बर्नर तेज चालू करके चूल्हे की लौ को और तेज कर दिया। क्या हम लोग लॉबस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं? लैंगडन ने पूछा। जी नहीं, अब हम एल्केमी का काम कर रहे हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पास्ता बनाने का बर्तन है, लॉबस्टर बनाने का नहीं। देखो रॉबर्ट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस बात की जानकारी है कि मैसनों के द्वारा 33 डिग्री को सबसे ऊंचा मानने के पीछे कुछ हिस्टोरिक और कुछ सिंबॉलिक कारण हैं। इसे बहुत ही पवित्र संख्या माना जाता है और इसीलिए तुम्हें इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि शुरुआती दौर के एल्केमिस्ट और आइजैक न्यूटन जैसे रहस्यवादी भी 33 को खास नंबर मानते थे। असल में आज की रात थोड़ी देर पहले तक हम लोगों ने ये मान लिया था कि 33 डिग्री का मतलब मैसनों वाली डिग्री से ही होता है, लेकिन जब हमने अंगूठी को 33 डिग्री एंगल तक घुमाया तो क्यूब का रूप सलीब में बदल गया और उस समय हमें लगा कि 33 डिग्री का इस्तेमाल किसी दूसरे अर्थ में किया जा रहा है, कोण के संदर्भ में। लेकिन डिग्री का एक तीसरा मतलब भी होता है रॉबर्ट, टेम्परेचर। सारी रात ये बात हमारी आंखों के ठीक सामने थी। 33 डिग्री पर सब उद्घाटित हो जाता है। अगर हम इस पिरामिड को 33 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएं तो शायद इससे कुछ प्रकट हो सकता है। लैंगडन जानता था कि कैथरीन बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो एक मामूली सी चीज को समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, देखो कैथरीन, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है तो 33 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो करीब करीब जमा देने वाला टेम्परेचर होता है। तो क्या उसके लिए हमें पिरामिड को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए? कैथरीन मुस्कुराई। अगर हम उस महान एल्केमिस्ट और रोसीक्रूशियन रहस्यवादी जो अपना नाम येहोवा सैंक्टस उनोस लिखता था, उसकी बताई पाक विद्या पर चलना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं। एल्केमी करने वालों के लिए टेम्परेचर एक बेसिक एलिमेंट है रॉबर्ट, और इसे हमेशा से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में नहीं नापा जाता था। इन सबसे पहले टेम्परेचर को नापने के लिए एक पुरानी यूनिट थी, जिनमें से एक का इन्वेंशन आइजैक न्यूटन ने किया था, द न्यूटन स्केल। न्यूटन ने टेम्परेचर को नापने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया था जो पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाओं की बुनियाद पर बना था। बर्फ के पिघलने का तापमान न्यूटन के लिए सबसे शुरुआती पॉइंट था। इसे उसने 0 डिग्री कहा, और उसी न्यूटन स्केल पर खौलते हुए पानी का टेम्परेचर होता है 33 डिग्री। लैंगडन को पलक झपकते सब कुछ समझ में आ गया। कैथरीन, ये पिरामिड ग्रेनाइट और सोने से बना है। क्या तुम्हें लगता है कि खौलते पानी से इसके रूप में कोई परिवर्तन आएगा? कैथरीन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, जिसे देखकर लैंगडन को लगा जैसे वो कोई ऐसी बात जानती है जो लैंगडन नहीं जानता। उसने पिरामिड और कैपस्टोन को उठाया और फिर उसे एक छलनी में रख दिया। फिर उसने इसे खौलते हुए पानी में सावधानी से डुबो दिया। चलो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ नेशनल कैथीड्रल के काफी ऊपर CIA के पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो हवर मोड में डाल दिया था। वो चर्च के चारों तरफ आसमान में चक्कर लगा रहा था। नीचे कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी थर्मल इमेजिंग मशीन चर्च के पत्थरों को बेध पाने में नाकामयाब थी। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर उसकी टीम क्या कर रही थी, लेकिन अगर कोई बाहर आने की कोशिश करता तो उसकी थर्मल इमेजिंग मशीन को तुरंत पता चल जाता। 60 सेकंड के बाद मशीन से पिंग की आवाज आई। थर्मल डिटेक्टर ने तापमान में एक बड़े अंतर को नोट किया था। अक्सर इसका मतलब होता था कि ठंडे परिवेश के बीच से कोई इंसान गुजर रहा है, लेकिन उसके मॉनिटर पर तापमान के एक धब्बे की बजाय तापमान का पूरा गुब्बार दिखाई दे रहा था जो लॉन से होता हुआ गुजर रहा था। पायलट ने देखा कि उसका सोर्स कैथीड्रल कॉलेज के किनारे बना हुआ एक छेद था। शायद ये कोई खास चीज नहीं है, उसने सोचा। तापमान में इस तरह के अंतर उसे अक्सर दिख जाया करते थे,
शायद कोई कपड़े धो रहा था या किचन में काम कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर को मोड़ने ही वाला था कि उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। वहां पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं थी और बिल्डिंग में कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने इमेजिंग सिस्टम पर देर तक नजर डाली। फिर उसने अपने टीम लीडर को रेडियो पर खबर की। सिम्किंस, शायद ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ कैथरीन और लैंगडन पानी में डूबे पिरामिड पर आशा भरी नजरें गड़ाए खड़े थे। काफी देर तक उन्हें कोई बदलाव नजर नहीं आया। फिर अचानक कैथरीन झुकी और पानी को और भी नजदीक से देखने लगी। फिर वो किचन से निकलकर तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। वहां जाकर उसने लाइट बंद कर दी और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। वो उतनी ही फुर्ती से वापस आई और जब उन दोनों ने घुप अंधेरे में उस पिरामिड को फिर से देखा तो दोनों हैरान रह गए। जैसा कि कैथरीन ने कहा था, ठीक उसी तरह पानी के नीचे कैपस्टोन के एक छोटे से हिस्से में चमक दिखाई दे रही थी। उस पर कुछ अक्षर उभरते जा रहे थे जो पानी के और गर्म होने के साथ साथ और भी चमकदार होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। लैंगडन अभी उनको पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि पता नहीं वो शब्द उन रहस्यों को बता पाने में समर्थ होंगे या नहीं जिनकी वो आज रात तलाश कर रहे थे। गैलोवे ने उनसे कहा था, पिरामिड एक असली नक्शा है और ये एक खास जगह की तरफ इशारा करता है। अब वो शब्द और ज्यादा चमकने लगे थे। कैथरीन ने गैस को बंद कर दिया और फिर उन दोनों ने उन तीनों शब्दों को साथ साथ पढ़ा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द लॉस्ट सिंबल नॉवल का 7वां भाग।